नमस्कार साथियों। आज के कुछ महीने पहले जहां सिल्वर एक ऐसा एसेट्स क्लास था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा था और गोल्ड भी उसके साथ-साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज जहां सिल्वर में 50% से ज़्यादा का गिरावट है, गोल्ड में 28% से ज़्यादा का गिरावट है, तो जो इन्वेस्टर हैं उनके मन में ये डर है, क्या ये गिरावट लगातार जारी रहेगा? क्या सिल्वर $3600 $35 चला जाएगा? आईएनआर में बात करें तो क्या ये 1 लाख सवा लाख आईएनआर तक आ जाएगा? ये तमाम लोगों के मन में डर बना हुआ है और जिन लोगों ने पीक पर वहाँ पे बाइंग करी थी, चाहे सिल्वर 3.5 लाख का लेवल हो या 4 लाख का लेवल हो, गोल्ड चाहे 180 हो या 2 लाख का लेवल हो, उनके मन में लगातार ये डर है और लोग पैनिक सेलिंग यहाँ पे कर भी रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम में ये गिरावट जारी रहेगा। एक-एक करके डिटेल में बात करेंगे, हर उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी के बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड 2013 में 24% गिरा था, उसके बाद में सबसे ज़्यादा 2026 में गिरा है 28%। तो 7 साल, 7-6 13 साल बाद, 13 साल बाद अगर आप देखोगे तो फिर ये सबसे बड़ी गिरावट है और इतनी बड़ी गिरावट इन 13 साल में नहीं आई। उसके पीछे का जो कारण है वो है डॉलर इंडेक्स का लगातार मजबूत होना और यूएस द्वारा डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से मजबूती प्रदान करना और गोल्ड का पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कॉमिक्स मार्केट में लगातार सेलिंग करके प्राइस को मैनिपुलेट करना, नंबर 1। नंबर दूसरा जो कारण है, लगातार यूएस को ये लग रहा है कि जिस तरह से डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस पूरी दुनिया में था और चाइना जिस तरह से अपने ई-युआन करेंसी को मजबूत कर रहा है, अगर वो डॉलर को मजबूत नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया तीसरे अल्टरनेट करेंसी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ट्रेड उस पर होना शुरू हो जाएगा। तो यूएस का दादागिरी पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा, जो वो अननेसेसरी किसी भी देश पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ब्लैकलिस्ट कर देता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दुनिया भर के लोग डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हैं। डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो हर कंट्री द्वारा एक्सेप्टेड है। तो अब इस वजह से यूएस लगातार अपने डॉलर को मजबूत कर रहा है और उसका सीधा प्रेशर देखने को मिल रहा है गोल्ड के ऊपर। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर गोल्ड के साथ-साथ ही चलता है और सिल्वर में भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो उसके फंडामेंटल्स थे वो एज़ इट इज़ स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड हो या फिर शॉर्टेज का जो डेफिसिट था अक्रॉस ग्लोब वो हो, चाहे माइनिंग कम होना और साथ के साथ सप्लाई दुनिया भर में कम होना और जिस तरह से चाइना ने उसको रिस्ट्रिक्शन करके रखा है, यूएस ने उसको क्रिटिकल मेटल में डाल के रखा। उसके बाद में जिस तरह से प्राइसेज़ में एस्केलेशन आया और दुनिया भर में उसका ज़बरदस्त तरीके से डिमांड बढ़ा और प्राइसेज़ एस्केलेट हुआ, उसके बाद में ये सबसे भारी गिरावट है और यहाँ से अगर लगातार ये डॉलर मजबूत होता चला गया तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो सिल्वर और गोल्ड में दोनों में प्रेशर है। अब बात करते हैं इंडिया और चाइना ने इसमें क्या ऐसा रोल प्ले किया कि प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। चाइना भी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, इंडिया भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है। अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन के मामले में भी, इंडस्ट्री के मामले में और कंजम्पशन के मामले में। इंडिया ने सबसे पहले सिल्वर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इंपोर्ट में, क्योंकि जब वॉर चल रहा था तो क्रूड ऑयल के भाव आसमान छू रहे थे और इंपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर में पेमेंट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक तो सिल्वर के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जिससे डिमांड वहाँ पे स्लो हो गया। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, इंपोर्ट के गोल्ड के ऊपर उसको 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया। तो इंडिया की तरफ से डिमांड यहाँ पे स्लो हो गया, जिससे भी डिमांड कम हुआ तो ऑब्वियसली प्राइस वहाँ पे डाउन हो गया। दूसरा, चाइना ने भी यहाँ पे जो वहाँ का डेरिवेटिव मार्केट्स था, एक तरह से इसको आप सट्टेबाजी कहते हो, जो लोग वहाँ पे सट्टेबाजी कर रहे थे स्पेशली गोल्ड में, उसको वहाँ उन्होंने बैन कर दिया। चाइना में अगर कोई फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहता है तो इजीली जाकर के मार्केट में बाय कर सकता है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट्स में वहाँ पे अब बैन लग चुका है। तो ये दोनों चीज़ें जो सबसे बड़े डिमांड क्रिएट करने वाले कंट्रीज़ थे, इंडिया और चाइना, वहाँ पे इन लोगों ने अपने यहाँ पॉलिसीज़ में अलग-अलग चेंजेस करे और बड़े लेवल पे चेंजेस करे। इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया कि अगले 1 साल तक गोल्ड मत बाय करिए। तो डिमांड का स्लो डाउन हो जाने का मतलब प्राइसेज़ में बहुत बड़ा का प्रेशर। यूएस ऑलरेडी प्रेशर बना रहा है, उसके ऊपर से इंडिया और चाइना ने भी प्रेशर बनाया। तो ओवरऑल अभी ये शॉर्ट टर्म में प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाहे सेंट्रल बैंक की बाइंग हो या फिर तीसरे करेंसी की तरफ मूवमेंट करना हो, या चाइना जिस तरह से बाइंग कर रहा है अपने युआन करेंसी को मजबूत करने के लिए और सुपर पावर बनने के लिए, तो वो सारा अभी यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, इंटैक्ट है, तो आने वाले टाइम में प्राइजेज एस्केलेट होंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, चाहे वो फेडरल बैंक की पॉलिसी हो या हॉकिस जो उन्होंने पॉलिसी लेकर के आए कि आने वाले टाइम में 3 बार रेट कट होगा। हालाँकि क्रूड ऑयल के दाम यहाँ पे धड़ाम हो गए हैं, तो 3 बार रेट कट होने की संभावनाएँ कम है। अभी इस हफ्ते जो है इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा और जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, साथ के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा, वो भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। अगर जॉब का डेटा यहाँ पे मजबूत आता है और जॉब अगर यहाँ पे लोगों का बढ़ जाता है, तो डिमांड मार्केट में ऑलरेडी पंप होगा, तो वहाँ पे रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएँगे, जो कि इस हफ्ते बृहस्पतिवार को रिलीज़ होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो इस हफ्ते रिलीज़ होंगे। अब अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखोगे तो भी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रेशर है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी कहीं न कहीं है। बॉटम पिक करना यहाँ पे ईज़ी नहीं होता, लेकिन आज के 2 या 3 दिन पहले वाले वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ के बाद में प्राइसेज़ ऊपर भी आए। $55 के बाद में अभी अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर $59 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, अराउंड $60 के ऊपर हो रहा है और गोल्ड की मैं बात करूँ तो भी $4000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे स्लो कंसोलिडेशन का फेज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे भी अभी बहुत ही ज़्यादा मजबूती है। जिन्होंने हायर साइड पे खरीदा हुआ है, क्योंकि सिल्वर गोल्ड एक ऐसा एसेट्स क्लास है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस देता है। 1-2 दिन के प्राइजेज़ में यहाँ उतना ज़्यादा वेरिएशन और चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से आप उसको होल्ड करें एटलीस्ट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, और शॉर्ट टर्म में अगर जिस तरह से यहाँ पे प्राइजेज़ चल रहे हैं, अगर आप वहाँ चंक्स में बाइंग कर सकते हो और सिर्फ उतने ही पैसे का जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओ, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। ये तो सिल्वर और गोल्ड का सिचुएशन और स्ट्रेटेजी है। इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो लगातार एफआईआईज़ अभी भी बिकवाली करके इंडिया के मार्केट से जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया एआई में यहाँ पे कमज़ोर है और दूसरी तरफ यूएस या अदर कंट्री, चाहे कोरिया हो या फिर यूरोपियन कंट्री या चाइना, वो वहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इंडिया से लगातार एफआईआई देखते चले जा रहे हैं। डीआईएआईज ने यहाँ पे काफ़ी खरीदारी करी है, लेकिन वो उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण मार्केट का जो बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है निफ्टी का 24,000, उसको बार-बार ब्रीच कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे वो अगर लगातार और 2-3 बार ब्रीच करता है तो फिर वो 23,800 या 23,500 के भी लेवल पे आ सकता है। तो निफ्टी में और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि दुनिया भर का जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ से निकल करके यूएस के बॉन्ड में, यूएस के ट्रेजरी में, डॉलर इंडेक्स में शिफ्ट हो रहा है। जापान की अलग ही कहानी है। जापान में जिस तरह से करेंसी गिर रहा है, अपने 40 साल से नीचे चला गया है, करेंसी इतना कमज़ोर हो गया है। तो अगर जापान यहाँ पर उसका जो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है यूएस के ट्रेजरी में और डॉलर इंडेक्स में, अगर उसको विड्रॉ करके अपनी इकोनॉमी को, कंट्री को और अपनी करेंसी को मजबूत करता है, तो यहाँ झटका लगेगा यूएस को और उसके बाद में डॉलर इंडेक्स गिरेगा, फिर वहाँ से सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेज एस्केलेट हो सकते हैं। तो ओवरऑल इक्विटी, सिल्वर, गोल्ड सब में प्रेशर है। लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखें और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला है, उसमें रिजॉल्व होता हुआ दिखाई देगा और मार्केट में फिर से मोमेंटम आने के पूरे चांसेस हैं। अभी के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हाइप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।